सबसे पहले 2019 का। तो पहला आसान ही है, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी में डिफरेंस। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल का देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन ही लिखनी है। सेल इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इंड्यूस्ड बाय एनी इंजूरियस स्टिमुलाई। तो अगर वो स्टिमुलस के रिमूवल के बाद रिवर्स हो जाए तो रिवर्सिबल, और अगर रिवर्स ना हो तो इरिवर्सिबल। एक मिनट, नेट नहीं चल रहा। तो इरिवर्सिबल में क्या होगा? हमारा सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ब्लेब फॉर्मेशन नहीं होगी। रिवर्सिबल में देयर इज ब्लेब फॉर्मेशन एंड डिफेक्ट इन सेल मेम्ब्रेन। रिवर्सिबल में सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग होगी, इरिवर्सिबल में स्वेलिंग भी होगी और लाइसिस भी होगा। ठीक है। रिवर्सिबल में राइबोसोम डिस्पोज हो जाएंगे, एक मिनट, और इरिवर्सिबल में राइबोसोम डिस्पोज भी होंगे और डिस्ट्रॉय भी होंगे। रिवर्सिबल में क्या होता है? लाइसोसोम ऑर्गेनेली की ऑटोफेजी कर देगा, लेकिन सेल का कोई रप्चर नहीं होता। इरिवर्सिबल में लाइसोसोम का भी रप्चर हो जाता है और सेल की ऑटोलिसिस हो जाती है। इरिवर्सिबल में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है: पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस और कैरियोरेक्सिस। रिवर्सिबल में क्या आता है? न्यूक्लियस में क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है। उसके बाद इरिवर्सिबल में माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होगी और लार्ज डेंसिटीज़ होंगी, रिवर्सिबल में स्मॉल डेंसिटीज़ होंगी। इरिवर्सिबल में सेल की फेट होती है सेल डेथ, और रिवर्सिबल में है नॉर्मल अगर स्टिमुलाई रिमूव कर दी। इरिवर्सिबल में कैल्सिफिकेशन होती है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। रिवर्सिबल में कैल्सिफिकेशन नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी पे। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में पहले हम टाइप 3 का करते हैं। तो टाइप 3 में होता क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाती है टिश्यू पे, एंड रिएक्शन है सीरम सिकनेस एंड आर्थर रिएक्शन टाइप का। और इटियोलॉजी क्या है? जब लो ग्रेड इन्फेक्शन परसिस्ट करे एनवायरनमेंट के एंटीजन की वजह से या फिर किसी ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से, मतलब किसी भी जिस भी प्रोसेस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो मीडिएटेड बाय जो पहली 2 एंटीबॉडीज़ आती है IgG और IgM। और पैथोजेनेसिस क्या है कि जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है और ये डिपॉजिट हो रहे हैं टिश्यू पे, और जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो सेल इंजरी करेंगे। और ये तो सर्कुलेट करने वाले तो कहीं भी कर देंगे, और लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स इंजरी करेंगे, जैसे कि आर्थर्स रिएक्शन में होता है। एग्जाम्पल क्या है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का? SLE, इम्यून कॉम्प्लेक्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थर्स रिएक्शन, सीरम सिकनेस, पान हो गया, फार्मल लंग होगी, वेस्कुलाइटिस। उसके बाद है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये होती है टी सेल मीडिएटेड स्लो एंड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स। ये होता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। माइक्रोबियल एंटीजन की वजह से हो सकता है, सेल्फ एंटीजन की वजह से हो सकता है, टी सेल मीडिएटेड है। और मैकेनिज्म क्या है? टी सेल मीडिएटेड तो डायरेक्टली CD8+ टी सेल मीडिएटेड लाइसिस होगी। और फिर क्या है? एग्जाम्पल क्या है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिएक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोसिस वगैरह। फिर आता है मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया पे। तो मेटाप्लेजिया क्या आता है? जब एक तरह का सेल चेंजेस इनटू अनदर टाइप ऑफ अडल्ट सेल in response to some stimulus. Dysplasia क्या है? Disordered cellular development which may be accompanied with hyperplasia or metaplasia, and this is also in response to any stimulus. टाइप ऑफ मेटाप्लाजिया क्या होता है? ब्रोंकस में स्क्वेमस मेटाप्लाजिया, बारेट्स इसोफेगस में कोलमनर मेटाप्लाजिया, और बोन में मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, मसल में होती है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। और डिस्प्लाजिया के टाइप है एपिथेलियल डिस्प्लाजिया, तो जैसे ब्रोंकस, ओरल कैविटी वगैरह में। मेटाप्लाजिया में क्या है कि एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल से रिप्लेस होता है, लेकिन जो पहले वाला है वो ज़्यादा स्पेशलाइज होगा, एंड दूसरे वाला विल बी लेस स्पेशलाइज एंड रेजिस्टेंट सेल। डिस्प्लाजिया में डिसऑर्डर सेल्यूलर डेवलपमेंट है, तो इसमें सारे वो जो भी नियोप्लाजिया वाले होते हैं, इंक्रीज लेयर्स, लॉस ऑफ पोलैरिटी, प्लियोमॉर्फिज्म,
हाइपरक्रोमेसिया और माइटोसिस होगा। मेटाप्लाजिया का मैकेनिज्म क्या है? रीप्रोग्रामिंग ऑफ प्रिकर्सर स्टेम सेल विच इज ट्रिगर्ड बाय एनी एक्सोजीनस स्टिमुलाई टू अनदर पाथवे। डिस्प्लाजिया में क्या है कि म्यूटेशन इन जीन की वजह से नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। मेटाप्लाजिया इज रिवर्सिबल ऑन विड्रोवल ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि एक एडेप्टेशन है, सारी एडेप्टेशन रिवर्सिबल होती है। और अगर परसिस्ट करा स्टिमुलस तो इट कैन प्रोग्रेस टू डिस्प्लाजिया। और जो डिस्प्लाजिया है माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का रिवर्सिबल होता है, सीवियर ग्रेड का है, या फिर अगर स्टिमुलाई परसिस्ट कर रही है तो वो न्यूप्लाजिया बन जाएगा, या मतलब कार्सिनोमा इन सीटू या फिर इन्वेजिव कैंसर बन सकता है। देन वी हैव नॉर्मोब्लास्ट और मेगैलोब्लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मोब्लास्ट का साइज़ क्या होगा? नॉर्मल होगा। मेगैलोब्लास्ट का बड़ा होगा। नॉर्मोब्लास्ट नॉर्मली दिखता है और मेगैलोब्लास्ट B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में दिखता है। नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस विल बी स्मॉल, क्रोमाटिन क्लम्प्ड होगा, न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होगी। और जो मेगैलोब्लास्ट है इसमें न्यूक्लियस इज 3/4 ऑफ सेल वॉल्यूम और क्रोमाटिन खुला हुआ होगा, क्लम्प्ड नहीं होगा, न्यूक्लियोलाई भी होंगे। नॉर्मोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म इज लेस बेसोफिलिक एंड मेगैलोब्लास्ट का इज डीपली बेसोफिलिक। फिर आता है मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जो मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर्स क्या हमारे एंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस जो कि इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाते हैं। और ये जो केमिकल मीडिएटर्स है ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? एक तो ये प्लाज्मा प्रोटीन या जो हमारे ब्लड में सेल्स हैं वहाँ से आ सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई स्टिम्युलस आता है तो उसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होते हैं। अब सेल्स का क्या मतलब है कि या तो सेल्स के ग्रेन्यूल्स में से मीडिएटर्स निकलेंगे या फिर सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगे। और प्लाज्मा प्रोटीन वाले लीवर में सिंथेसाइज होंगे और लीवर से रिलीज़ करने के बाद इन्हें एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। फिर है कि स्टिमुलस कैसा होता है जिसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होते हैं। इंजूरियस एजेंट हो सकता है, डेड एंड डैमेज टिश्यू हो सकता है, या फिर कोई प्राइमरी मीडिएटर स्टिमुलेट करेगा तो क्या रिलीज़ होगा? हमारा सेकेंडरी मीडिएटर। अब ये दोनों रिलीज़ तो हो गए, रिलीज़ होके ये अलग अलग टारगेट पे या तो सिमिलर एक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, सभी जगह जाके वेज़ोडाइलेशन ही करेगा, या फिर हर डिफरेंट टारगेट सेल पर डिफरेंट एक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो इनके एक्शन को क्या क्या होते हैं? एक तो ये वैस्कुलर परमेबिलिटी, तो जो भी हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा ये सब कुछ करते हैं। सबसे पहले परमेबिलिटी बढ़ाएंगे, ये सबसे पहले वेज़ोडाइलेशन है, फिर परमेबिलिटी बढ़ाएंगे, कीमोटैक्सिस करवाएंगे, टिश्यू डैमेज तो सबसे पहले ही हो जाएगी, और पेन करवाएंगे। लाइफ स्पैन इनका काफ़ी शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जल्दी एंजाइम से इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्हें ख़त्म कर देते हैं। फिर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं एंड फिर डिकेइंग भी होती है। तो अब इनके एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहले जो सेल्स से रिलीज़ होते हैं, तो सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इनसे रिलीज़ होंगे तो सबसे पहले अमीन्स रिलीज़ हो सकते हैं जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, न्यूरोपेप्टाइड। फिर है एराकिडोनिक एसिड की मेटाबोलाइट्स जैसे कि आइकोसानोट्स भी कहते हैं। वाया कोक्स पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोजिन A2 रिलीज़ होगा, और वाया लोक्स पाथवे ल्यूकोट्राइन्स और लाइपोक्सिन रिलीज होंगे। तो कोक से प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोजिन, कोक से ल्यूकोट्राइन और लाइपोक्सिन। फिर लाइसोसोम में न्यूट्रोफिल से आ सकते हैं, मैक्रोफेज से आ सकते हैं। फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आता है प्लेटलेट के लिए। साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन्स 1, 6, 8, 12, 17, TNF अल्फा बीटा, आई इंटरफेरोन गामा और कीमोकाइन्स। फिर फ्री रेडिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन के मेटाबोलाइट या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये हमने कर लिया जो सेल से आएंगे। फिर जो प्लाज्मा प्रोटीन से मिलते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन से क्लोटिंग सिस्टम के आएंगे, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम के आएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के आएंगे। तो ये थे हमारे मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसमें हमने पहले क्या बताया कि रिलीज़ कहाँ से होते हैं, एक्शन किधर आएगा, एक्शन होता क्या है, लाइफ स्पैन छोटा क्यों होता है, फिर उनके एग्जांपल्स। फिर हम आते हैं फेट ऑफ थ्रोम्बस पे। तो थ्रोम्बस
दो फेट्स हो सकते हैं, एक तो रेजोल्यूशन और एक ऑर्गेनाइजेशन। रेजोल्यूशन में क्या होगा कि फिब्रिनोलिटिक पाथवे चलेगा और थ्रोम्बस की लाइसिस और रिमूवल हो जाएगा। एंड ये किस में इफेक्टिव होता है, जो थ्रोम्बस इज रिसेंटली फॉर्म्ड। और जो पुराना थ्रोम्बस होगा उसमें लाइसिस नहीं होती, क्योंकि उसमें फिब्रिन की पॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर थ्रोम्बस रिमूव नहीं हुआ फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी से तो क्या होगा कि उसमें एंडोथेलियल सेल ग्रो कर जाएंगे, स्मूथ मसल सेल ग्रो कर जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट ग्रो कर जाएगा और फाइब्रिन रिच थ्रोम्बस बन जाएगा, जो कि अब फिर फिब्रिनोलाइटिक पाथवे रिमूव नहीं कर पाएगा। तो अब इतना सब कुछ आ गया, तो इसमें रीकैनालाइजेशन भी होगी, नए ब्लड वेसल भी बन जाएंगे। और अब या तो वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि इसका साइज बढ़ता जा रहा है तो प्रोपेगेशन होगी, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वेसल को, या फिर ये बाहर से टूट के एम्बोलाई बन सकता है, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी कर सकता है। फिर हम आते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल क्वेश्चन आता है कि कूम टेस्ट के बारे में बताओ, फिर उसका नाम बदल देंगे और कहेंगे एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के बारे में बताओ। तो ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट क्या होता है, हमारा कूम्स टेस्ट होता है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कूम। और प्रिंसिपल क्या है कि नॉर्मली जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमने आरबीसी डाला, आरबीसी में हमने एंटीबॉडी डाली, तो उसका कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने एक एडिशनल एंटीबॉडी डाली, जिसने क्या किया, आईजीजी एंटीबॉडी या फिर जो कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ रिएक्ट करके एक मतलब कंपाउंड बना दिया, और फिर वो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन एंटीबॉडी एंड आरबीसी, तो फिर एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो ये जो हमने एडिशनल एंटीबॉडी डाली इसको हम कहते हैं कूम्स रिएजेंट। तो ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो हमने क्या किया, सीधा आरबीसी लिया, उसमें ये डाल दिया कूम्स रिएजेंट, फिर हमने एंटीबॉडी डाल दी और उसकी एग्लूटिनेशन हो गई अगर वो पॉजिटिव था तो। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, हमने सीरम लिया, सीरम जिसमें एंटीबॉडी होंगी, अब उस सीरम में हमने ब्लड सैंपल डाला, फिर कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर हमने कूम्स रिएजेंट डाला। डायरेक्ट में हम पहले ही कूम्स रिएजेंट डाल देते हैं, मतलब डायरेक्ट में क्या था कि हमने सीधा आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई थी उसमें कूम्स रिएजेंट डाल दिया। इनडायरेक्ट में हमने पहले सीरम लिया जिसमें एंटीबॉडी होंगी, उसके बीच में हमने ब्लड सैंपल डाला, फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर हमने कूम्स रिएजेंट डाला। तो ये हो गए दो, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम कब करते हैं, डायरेक्ट हम इन वीवो कहते हैं क्योंकि सीधा ब्लड में डाल रहे हैं, और इनडायरेक्ट को इन विट्रो कहते हैं। डायरेक्ट कब करते हैं, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, हिमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। इनडायरेक्ट कब करते हैं, जब कोई RH नेगेटिव मदर जिसका पहला चाइल्ड वॉज RH पॉजिटिव, वो सेकेंड कंसेप्शन चाहती है, और दूसरा इन क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। फिर है नाइमन पिक डिसीज़, तो है तो नहीं सिलेबस में, कर लेते हैं। नाइमन पिक डिसीज़ क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोमाइलिन की अकोमुलेशन हो जाएगी। तो क्यों होती है, क्योंकि स्फिंगोमाइलिन को तोड़ने वाला एंजाइम डिफेक्टिव होता है, स्फिंगोमाइलिन नेस डिफेक्टिव होता है। तो यूजुअली कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लंग और ब्रेन। ठीक है, और दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिक इन्फेंटाइल, एक होता है विसरल जुवेनाइल, और एक टाइप सी। तो तीन तरह का है, नहीं इधर इन्होंने दो टाइप लिखा है, ये तीन तरह का टाइप है, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए है हमारा क्लासिकल इन्फेंटाइल, टाइप बी और सी दोनों जुवेनाइल है, उसमें बी वाला विसरल जुवेनाइल है और सी वाला सिंपल सबक्यूट या फिर जुवेनाइल फॉर्म। जो टाइप ए है ये ज़्यादा कॉमन है, इन्फेंटाइल है तो इन्फेंसी में होगा। इसमें क्या होता है, लिम्फेडिनोपैथी, तो मतलब इन सब का जिधर भी कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट हो रहा है तो लिम्फेडिनोपैथी है, हेपाटोस्प्लिनोमेगाली है, CNS डिटोरिएशन है, आई में चेरी रेड स्पॉट है, पुअर मसल टोन, फीडिंग प्रॉब्लम। और जो विसरल जुवेनाइल है ये लेट चाइल्डहुड या एडोलेसेंट में आएगा। तो ऑर्गन्स अफेक्टेड तो सेम ही है, इसमें लंग और अफेक्ट हो गया, मेंटल रिटार्डेशन होगी, पेरिफेरल नर्व प्रॉब्लम है, डिलेड ग्रोथ, हाई ब्लड लिपिड्स। और फिर टाइप सी आता है, टाइप सी सबक्यूट और जुवेनाइल फॉर्म। इसमें अब नॉर्मल पोस्चर होगा, सीजर्स, जॉन्डिस, स्पीच इरेगुलरिटी, डिमेंशिया, स्लीप डिसऑर्डर वगैरह होगा। डायग्नोसिस क्या है,
टाइप ए एंड बी में हम ASM को मेजर करते हैं WBC में। ASM क्या है हमारा, एसिड स्फिंगोमाइलिनेज। तो उसको मेजर करेंगे और फिर DNA टेस्ट करेंगे टाइप ए और टाइप बी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। टाइप सी में हम DNA टेस्ट करते हैं और स्किन की बायोप्सी ले सकते हैं क्योंकि स्किन में कुछ डिपॉजिट होता होगा। अदर टेस्ट क्या है, बोन मैरो एग्जामिनेशन या फिर लिवर बायोप्सी। तो ये था हमारा नाइमन पिक डिसीज। इसमें है क्या, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोमाइलिन की अकुमुलेशन हो रही है। फिर हम आते हैं वॉन विलीब्रेंड डिसीज़ पे। तो वॉन विलीब्रेंड डिसीज़ में क्या है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर में डिफेक्ट है। क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो सकता है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा नाम क्या है इसका, एंजियो हीमोफीलिया या फिर सूडो हीमोफीलिया, क्योंकि इसके टेस्ट तो थोड़े से हीमोफीलिया जैसे होते हैं लेकिन ये हीमोफीलिया है नहीं। अब हम कहते हैं कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता क्या है। तो सिंथेसाइज किधर होता है, एंडोथेलियल सेल पे, प्लेटलेट पे और मेगाकैरियोसाइट पे। फंक्शन क्या है, एक तो ये प्लेटलेट मतलब जो एंडोथीलियम है ये एंडोथीलियल सेल के बीच में होता है, तो ये प्लेटलेट की एडेशन करवाता है एंडोथीलियम पे। प्लेटलेट के ऊपर क्या आता है, GP 2B to 9 और वो अटैच होता है इस वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से, तो ये एडेशन करवाएगा। दूसरा क्या है, 1 मिनट 77, चलो इन्होंने एक ही दिया। इसका दूसरा काम होता है कि फैक्टर 8 को ये स्टेबलाइज करता है ब्लड में। फीचर्स क्या है, क्योंकि अब एंडोथेलियम पे प्लेटलेट अटैच ही नहीं हो रही तो वो ही नहीं, हीमोस्टेसिस ही नहीं होगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो म्यूकोजल ब्लीडिंग, क्यूटेनियस ब्लीडिंग, GIT ब्लीडिंग, सब जगह ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी तो जॉइंट्स में भी ब्लीडिंग होगी, तो हीम आर्थरोसिस, इंट्रामस्कुलर हिमाटोमा, सब कुछ हो जाएगा। 3 तरह का होता है, 1 इज़ मोस्ट कॉमन एंड माइल्ड और टाइप 3 इज़ मोस्ट सीवियर और सबसे लीस्ट कॉमन है हमारा टाइप 3, लीस्ट कॉमन होता है। टाइप 2 इज़ लेस कॉमन। टाइप 1 में क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी होती है और टाइप 2 में क्या है कि फैक्टर तो है लेकिन उसमें फंक्शनल डिफेक्ट है। टाइप 3 में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है ये वॉन विलीब्रेंड और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। डायग्नोसिस क्या है, हम प्लेटलेट काउंट करेंगे तो वो नॉर्मल आएगी। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट तो नॉर्मल है, बस प्लेटलेट एंडोथेलियम पे लग नहीं रही है। तो क्योंकि लग नहीं रही है तो हीमोस्टेसिस नहीं हो रही तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्लेटलेट डिसऑर्डर है। और प्लेटलेट एग्रीगेशन विद रिस्टोसेटिन इज डिफेक्टिव, तो ये याद ही रखना है कि अगर हम रिस्टोसेटिन भी डालेंगे तो उससे भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी। फिर है फैक्टर 8 की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस फैक्टर का काम क्या होता है, फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करना। और फिर है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिक्रीज्ड और सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो उसमें भी वॉन विलीब्रेंड फैक्टर के मल्टीमर्स विल बी रिड्यूस्ड। ट्रीटमेंट क्या है, अगर टाइप 1 और टाइप 2 है कि उसमें टाइप 1 है कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर कम हो गया है तो उसके लिए हम डेस्मोप्रेसिन दे देंगे क्योंकि वो एकदम से उसे बढ़ा देता है, या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देंगे जिसमें वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होगा। फिर हम आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ALL। तो कोई भी ल्यूकेमिया आ जाए सेम ही लेबोरेटरी डायग्नोसिस डालना है, बस वो सेल के नाम चेंज हो जाएंगे। तो ALL में होता क्या है, अक्यूट है तो इमेच्योर सेल की प्रोलिफरेशन होगी, लिम्फोब्लास्ट है तो इमेच्योर B सेल और इमेच्योर T सेल की प्रोलिफरेशन होगी, और मोस्ट कॉमन कैंसर है चिल्ड्रन का ALL। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में CBC करेंगे तो इसमें देखो लिम्फोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो रही है तो उसके अलावा बाकी सारे सेल डिक्रीज हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन कम होगा, हिमाटोक्रिट कम होगी, प्लेटलेट कम होगा, RBC कम होगा, TLC बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि लिम्फोब्लास्ट बढ़ रहा है। और हाँ, पेरिफेरल ब्लड सेल में ब्लास्ट सेल ज़्यादा दिखेंगे और उनका जो ब्लास्ट सेल है उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रैन्यूल्स नहीं देखेंगे। RBC विल बी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक क्योंकि RBC में तो कुछ डिफेक्ट नहीं है, और स्मीयर सेल्स दिखेंगे। स्मीयर सेल्स क्या होता है, डीजनरेटेड ल्यूकोसाइट। फिर हमारा बोन मैरो हाइपर सेल्यूलर होगा क्योंकि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि लिम्फोइड का ट्यूमर है तो माइलोइड और एरिथ्रोइड प्रीकर्सर विल बी डिक्रीज्ड और डिस एरिथ्रोपोइसिस होगी। साइटोकेमिस्ट्री हम कैसे याद रख सकते हैं, ये क्या है ALL मतलब कि ओल, अगर ओल पास हो जाएंगे तो ओल पास इज पॉजिटिव तो मोप नहीं करना पड़ेगा तो MPO नेगेटिव, और सुडान नहीं जाना पड़ेगा तो सुडान नेगेटिव।
फिर एसिड फॉस्फेटेज थोड़ा सा पॉजिटिव होगा इम्यूनोफिनोटाइपिंग में। बस लिखना है कि प्री बी सेल और प्री टी सेल के मार्कर हम डालते हैं, याद होंगे नहीं हो तो कर लेना। टी में 1 to 3 है और बी में 10 है, तो टी 1 to 3, बी में 10। बाकी तो सारे वो होगा, मतलब हाइपरप्लोइडी वगैरह वो सारे कैंसर वाले लिख देना। एबनॉर्मेलिटी क्या है, ट्रांसलोकेशन होती है 922 क्रोमोसोम की, तो 9th क्रोमोसोम वाले जीन 22 पे जाके एक हाइब्रिड जीन बना देते हैं जिसे कहते हैं फियाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो ये फियाडेल्फिया पॉजिटिव होता है। सीरम में एलडीएच बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा टूटेंगे भी, तो ये सेल के अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकल आएगा। कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है। रेडियोलॉजी में ल्यूकेमिक लाइंस दिखेंगे लॉन्ग बोन। 1 मिनट। तो उसके बाद है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर क्या है कि या तो ये ट्यूमर खुद प्रोड्यूस करेगा या फिर ट्यूमर के रिस्पॉन्स में होस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन और सिंथेसाइज बाय ट्यूमर इटसेल्फ और प्रोड्यूस बाय होस्ट इन रिस्पॉन्स टू द ट्यूमर। यूजुअली प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड, यूरिन, बॉडी टिश्यू कहीं पे भी मिल सकते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर मैं कह दूँ कि इस कैंसर का ये ट्यूमर मार्कर है तो उसके लिए हाईली स्पेसिफिक सेंसिटिव होना चाहिए और वैल्यू शुड बी हाई पॉजिटिव या हाई नेगेटिव कि हम प्रेडिक्ट कर सके। एंड नियोप्लास्टिक और नॉन नियोप्लास्टिक डिसीज़ में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए एंड रीअकरेंस को प्रेडिक्ट करना चाहिए और प्रोग्नोस्टिक वैल्यू कुछ होनी चाहिए कि हम देख सके, प्रोग्नोसिस कर सकें। सेंसिटिव होना चाहिए और इजीली असेसेबल होना चाहिए। तो ये करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन में किसके लिए हम करते हैं, हेपाटोमा के लिए, नॉन सेमिनोमस टेस्टिकुलर ट्यूमर के लिए और यॉर्कशॉप ट्यूमर के लिए। तो देखो अल्फा फीटो है फीटस में, तो यॉर्कशॉप ट्यूमर हो गया और बस एक यॉर्कशॉप ट्यूमर याद कर लेना। फिर है बीटा HCG हम करते हैं हाइडाटिडिफोर्म मोल्स के लिए या फिर ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर के लिए, कोरियोकार्सिनोमा के लिए, जस्ट जर्मिनोमा के लिए। कैल्सिटोनिन उसमें करेंगे थायराइड के मेड्यूलरी कार्सिनोमा के में या फिर MEN2A या MEN2B सिंड्रोम में। तो जो थायराइड का मेड्यूलरी कार्सिनोमा उसका C सेल का कार्सिनोमा हो तो उसमें कैल्सिटोनिन बढ़ जाता है, तो इसलिए उसमें करते हैं। फिर है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA, ये C है तो C for CEA एंड C for कोलोरेक्टल कैंसर। फिर है हमारा ये तो याद होगा नहीं, छोड़ दो। फिर जो एल्कलीन फॉस्फेटेस है, प्लेसेंटल एल्कलीन फॉस्फेटेस, वो होता है सेमिनोमा के लिए। और जो हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन है वो है नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर के लिए। फिर है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। और क्रोमाग्रेनिन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के लिए। फिर हमारा आता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ये आसान है, इसमें क्या लिखना है हमें, क्वाशियोर्कर और मेरेस्मस, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी आता है। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या है, जब प्रोटीन और एनर्जी की इनसफिशिएंट कंजप्शन हो। कोज क्या, या तो डाइटरी डेफिशिएंसी है या फिर कोई कंडीशन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है, बॉडी मास डिक्रीज हो रहा है, एडिपोज टिश्यू का मास डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी का मालन्यूट्रिशन हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं क्वाशियोर्कर से। क्वाशियोर्कर में क्या है कि कैलोरी इंटेक ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो इसे हम सिर्फ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहते हैं या फिर प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन या मेलिग्नेंट माल न्यूट्रिशन कहते हैं। एज क्या है, बच्चों में होती है 6 महीने से 3 साल के बीच में। ग्रोथ की रिटार्डेशन होगी, फटीग, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, स्केलेटल मसल इसमें स्पेयर्ड रहते हैं। और विजुअल प्रोटीन रिड्यूस हो जाता है, हेयर चेंजेस है, तो इसके हमने इन दोनों के वही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आगे डिफ्रेंशिएट आएंगे वो कर लेंगे, उससे अच्छी तरह याद हो जाएगा। फिर हमारा अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन कब होता है, या तो सेल्यूलर लेवल पे रिजेक्शन हो या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन हो, और it generally becomes apparent within a few days to a few months of transplantation।
तो माइक्रोस्कोपिकली दो तरह का अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, एक तो अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन और एक अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन। अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन में क्या है कि जो भी ऑर्गन था उसके इंटरस्टिशियम में लिम्फोसाइट की बहुत ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। लिम्फोसाइट की तो सबसे ज़्यादा होती है, फिर थोड़े से प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल की भी हो जाती है। तो जब इनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देंगे एंड जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है उसमें फोकाई दिखेंगे नेक्रोसिस के। तो ये थे अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन। फिर अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन। अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन क्या है कि जब भी ट्रांसप्लांटेशन होगी तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, तो उससे मतलब पुअर रिस्पॉन्स की वजह से अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन होता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी फोकाई ऑफ नेक्रोसिस दिखेंगे और वेस्कुलाइटिस दिखेगी, लेकिन किधर दिखेंगी, स्मॉल वेसल्स में दिखेंगी। और जो सेल का इनफिल्ट्रेशन है ये लेस विजिबल है एज कम्पेयर टू अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन एंड मोस्टली बी लिम्फोसाइट होते हैं, और अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन में मोस्टली टी लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये था हमारा अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। फिर है हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन। तो हॉजकिन लिम्फोमा को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक है हमारा क्लासिक हॉजकिन डिसीज़ और दूसरा है हमारा नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन डिसीज़। ठीक है, तो क्लासिकल और नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। क्लासिकल में आता है हमारा नोड्यूलर मिक्स सेलुलरिटी, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस या फिर लिम्फोसाइट डिप्लीशन। ठीक है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में क्या है, आरएसएल क्या होता है, रीड्स चर्नबर्ग्स सेल अबंडेंट होते हैं। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी में लिम्फोइड नोड्यूल्स दिखेंगे क्योंकि नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है, कोलाजन के बैंड दिखेंगे। प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड। मिक्स सेल्युलरिटी में क्या है, मॉर्फोलॉजी में मिक्स्ड इनफिल्ट्रेट दिखेंगे, तो नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड है। इसकी प्रोग्नोसिस उससे कम है लेकिन गुड है। इसमें भी आरएसएल आर प्लेंटीफुल। मार्कर हम अभी लास्ट में करते हैं। जो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है उसमें प्रोलिफरेटिंग लिम्फोसाइट ज़्यादा दिखेंगे एंड इसकी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट। इसमें आरएस सेल सब कम होंगे। तो आरएस सेल सिर्फ लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में कम होता है, बाकी सब में ज़्यादा होते हैं। लिम्फोसाइट डिप्लीशन में लिम्फोसाइट विल बी लेस, हमें क्या दिखेंगे, एटिपिकल हिस्टियोसाइट्स। इसमें भी आरएस सेल्स आर अबंडेंट, प्रोग्नोसिस इज पुअर। तो सबसे बढ़िया प्रोग्नोसिस है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस की, सबसे बेकार प्रोग्नोसिस है लिम्फोसाइट डिप्लीशन की। तो इन सब में जो हमें याद रखना है CD वाले 15 और 30 याद रखना है हॉजकिन्स में। जो हमारा नोड्यूलर था और मिक्स सेल्युलरिटी था, और जो लिम्फोसाइट डिप्लीशन वाला था, इन सब में तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, जो हमारा लिम्फोसाइट डिप्लीशन वाला और जो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस वाला है उसमें ये दोनों नेगेटिव है, और यही इकलौता है जिसमें आरएस सेल्स कम है। तो ये हो गए हमारे कौन सा, क्लासिकल हॉजकिन डिसीज़। फिर हम आते हैं नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन डिसीज़ में। तो इसमें भी देखो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है, तो इसमें भी आरएस सेल्स आर स्कार्स, 15 और 30 विल बी नेगेटिव। मॉर्फोलॉजी में हमें स्मॉल लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा अक्यूट रेडिएशन इंजरी पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अक्यूट रेडिएशन इंजरी को अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसकी वजह से DNA का डैमेज हो जाता है, और ये यूजुअली रिवर्सिबल होती है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब अक्यूट इंजरी है, रिवर्सिबल हो सकती है। और जो इसका साइन और सिम्टम्स क्या है, ये कितना रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ उस पर डिपेंड करेगा, एंड मतलब कितना डोज में रेडिएशन हुआ उसमें भी ये सब कुछ डिपेंड करेगा, साइन और सिम्टम कि कौन से साइन आए और कब उनका ऑनसेट हुआ। फिर हम आते हैं फेज़ पे। तो 4 फेजेस होते हैं अक्यूट रेडिएशन इंजरी के। एक तो है इनिशियल को कहते हैं प्रोड्रोमल, फिर एक है हमारा लेटेंट, तीसरे में जहाँ पे इलनेस हो, और फोर्थ इज रिकवरी। ठीक है, तो 4 हमारे फेज हो गए। मैनिफेस्टेशन होती है 3। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होती है हमारी HGN, तो हिमाटोपोइटिक सिंड्रोम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम और न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम। ठीक है, अब हम आते हैं हिमाटोपोइटिक सिंड्रोम में। हिमाटोपोइटिक सिंड्रोम में क्या, ब्लड से रिलेटेड है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब सेप्सिस
मोस्ट कॉमन होता है। तो सेप्सिस होगी, ब्लड हेमरेज हो सकती है, और ब्लड का कुछ हो रहा है तो वीकनेस होगी, फीवर होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी। फिर है जीआईटी सिंड्रोम। जीआईटी सिंड्रोम में क्या है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी जीआई की। इसमें भी नोजिया वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, वीकनेस और ब्लडी डायरिया आता है। अनीमिया हो सकता है क्योंकि ब्लड सारा इधर ही निकल रहा है, अनीमिया हो जाएगा। और ब्लड कम हो रहा है तो सीवियर कोलैप्स हो सकता है। न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम में क्या है, ब्लड कम हो रहा है, हाइपोटेंशन, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कन्फ्यूजन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। फिर है ये डोज पे डिपेंड करता है। लो डोज में क्या, अगर बहुत ही कम डोज में रेडिएशन है तो 1 से 6 घंटे में सिम्टम्स का ऑनसेट हो जाएगा। और अगर मीडियम डोज है तो विदिन मिनट्स ऑनसेट होता है। और अगर हाई डोज है तो इमीडिएट ऑनसेट होता है, मतलब जितना ज़्यादा डोज उतनी जल्दी सिम्टम्स आएंगे। स्मॉल डोज में क्या होता है हमारा, नोजिया वॉमिटिंग, मतलब सब कुछ है। ऊपर वाले दो मतलब हीमाटोपोएटिक और जीआई सिंड्रोम वाले आएंगे। और लार्ज डोज में ये भी आ जाता है हमारा, क्या कहते हैं, सीएनएस वाला। तो ये क्या है, हाँ, तो जो भी इफ़ेक्ट है रेडिएशन के, इट कैन बी सोमैटिक या जेनेटिक। सोमैटिक में इट कैन बी अक्यूट या लेट। अक्यूट में अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होगा जो हमने 3 पढ़ लिए, ठीक है, ब्लड वाले, जीआई वाले और ये क्या, न्यूरोवेस्कुलर वाले। और अक्यूट में इसके अलावा देयर कैन बी स्टेरिलिटी, एरिथमा और एपिलेशन। लेट में कैंसर, कैटरेक्ट, ल्यूकेमिया हो सकता है। और जेनेटिक में जेनेटिक डिसीज़ हो सकता है। तो ये सारा था हमारा रेडिएशन एक्सपोजर पे। और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, सिम्टम्स और ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में अगर नोजिया वॉमिटिंग है तो WBC का काउंट देखने के लिए। ट्रीटमेंट क्या है, WBC बढ़ाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो ये हो गया हमारा एक्यूट रेडिएशन इंजरी। फिर हम आता है थैलेसीमिया पे। तो थैलेसीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट है। तो हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन, बीटा चेन होती है। तो थैलेसीमिया भी 2 तरह का होगा, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें अल्फा चेन कितनी होती है हमारी, 2 होती है। एक मिनट, हाँ, तो एक अलील पे 2 होगी तो टोटल 4 अल्फा चेन है। तो अगर चारों के चारों नहीं है तो उससे, अगर चारों के चारों नहीं है तो फीटल जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हमें अल्फ़ा और गामा दोनों चाहिए। तो अगर अल्फ़ा ही नहीं है तो ये मतलब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा। तो इसे कहते हैं हाइड्रोप्स फिटालिस। इसमें हीमोग्लोबिन 3 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन बहुत कम हो जाता है। तो ये मतलब इट इज़ फैटल इन यूट्रो या फिर अर्ली इन्फेंसी में। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोप्स फिटालिस। फिर एक होता है HbH डिसीज़। इसमें क्या होता है कि 3 अल्फ़ा चेन डिलीट हो जाती है। तो जो बीटा है ना, मतलब बीटा नहीं, गामा जो होती है वही तीसरे पे जाके लग जाती है। तो मतलब इसमें सिर्फ गामा गामा या बीटा बीटा चेन होगी, तो उसे कहते हैं HbH हीमोग्लोबिन, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन तो 10% होगा, बाकी HbH 2 to 4% होगा। इसे कहते हैं HbH डिसीज़। इसमें होता है हीमोलिटिक अनीमिया। फिर हमारा अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन डिलीट हो जाती है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन वगैरह। इसमें बस क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड प्रेशर होती है, लेकिन अनीमिया नहीं होता। फिर हम आते हैं बीटा थैलेसीमिया पे। तो बीटा थैलेसीमिया इज़ मेजर, इंटरमीडिएट एंड माइनर। तो बीटा मेजर में क्या आता है कि हाँ, मेजर में फीटल हीमोग्लोबिन ही पर्सिस्ट कर देता है क्योंकि बीटा चेन नहीं होती। तो इसलिए हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। सीवियर एनीमिया होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। इंटरमीडिया में क्या है कि बीटा चेन थोड़ी सी होती है और तो वेरिएबल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे दिखेगी, 5 to 10 ग्राम हीमोग्लोबिन आएगा, सीवियर एनीमिया होता है। और फिर है माइनर। माइनर में क्या है कि होता है, मतलब बीटा थोड़ा सा तो होता है, तो HbA2 परसिस्ट करता है और HbF भी होता है, तो ये ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक होगा।
फिर हम आते हैं लेप्रोसी पे। तो लेप्रोसी पे मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो डिफरेंस भी आता है लेप्रोमेटस और ट्यूबरक्युलर लेप्रोसी पे, दोनों पे शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो हम करते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में आते हैं, तो सबसे पहले हम इवेल्युएट कैसे करेंगे लेप्रोसी को। तो ग्रैन्युलोमा होता है, ग्रैन्युलोमा का सेल टाइप देखेंगे, नर्व इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, बैक्टीरियल लोड देखेंगे, लिम्फोसाइट की प्रेजेंस एब्सेंस देखेंगे, एंड ग्रैन्युलोमा का रिलेशन क्या है एपिडर्मिस के साथ। तो जो हमारी लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोफाज है, और मैक्रोफाज में फोमी चेंज होता है डर्मिस में, और ये काफ़ी प्रोलिफरेट होता रहता है, और ब्लड वेसल के अराउंड हो सकता है, नर्व्स के अराउंड हो सकता है, या डर्मल अपेंडेजेस में हो सकता है। इसे कहते हैं लेप्रा सेल्स या वर्चाउ सेल्स। लेप्रा सेल्स क्या आते हैं, फोमी सेल्स होते हैं। फोमी सेल्स क्या होता है मैक्रोफाज में, जब ऑक्सीडाइज LDL आ जाता है, डर्मिस में मिलेंगे। फिर है लेप्रोफाज के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। तो हमें कैसे दिखेंगे, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, सिगरेट अपीयरेंस कहते हैं इसे। और जो लेप्रा सेल है, ये एपिडर्मिस की बेसल लेयर को इन्वेड नहीं करती, तो मतलब क्लियर जोन दिखता है। और जो एपिडर्मिस है वो थिन है, फ्लैट है, और कई बार अल्सरेशन होती है उसमें। तो ये थी हमारी लेप्रोमेटस लेप्रोसी। फिर हम आते हैं रीनल इडीमा पे। तो रीनल इडीमा का मैकेनिज्म क्या है, तो उसमें क्या होता है, इडीमा है तो हम नीचे से शुरू करते हैं। इडीमा है मतलब कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही है, ठीक है। हार्मोन कौन सी काम करते हैं, ADH, तो मतलब ADH बढ़ रहा है इसलिए रिटेंशन हो रही है। या फिर सोडियम और वाटर रिटेंशन का काम दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन का। तो एल्डोस्टेरोन कब बढ़ेगा, जब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। रास सिस्टम कब एक्टिवेट हो रहा है, जब सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल इज डिक्रीज्ड। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि रिटेंशन कब होगी, जब सोडियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही। एक्सक्रीशन कब नहीं होगी, जब GFR कम है, और GFR कम कब है, जब वेसोकंस्ट्रिक्शन है। तो हमारे 3 कोज हो गए हाइपोवोलीमिया के, जिसकी वजह से क्या होता है इडीमा। और इस मतलब इसको क्या कहते हैं, हमारा इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म है कि ये बीच वाला कि रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह हो रही है। एल्डोस्टेरोन वाला इस एक्स्ट्रा रीनल मैकेनिज्म, ADH वाला इस ADH मैकेनिज्म। तो हो गया हमारा पेपर नंबर 1। तो आसान था, हो गया ख़त्म ये। आगे हम चलते हैं पेपर 2018 वाले में। तो सबसे पहले वही डिफरेंसेस है कैल्सिफिकेशन पे। तो एक होती है हमारी डिस्ट्रॉफिक और एक मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक हमें नाम से ही पता चल रहा है कि और ये घूम रही है, तो सीरम में कैल्शियम का लेवल विल बी इंक्रीज्ड। डिस्ट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ये किसी डेड या फिर डीजनरेटेड टिश्यू में डिपॉजिट कर रही है, तो ये उधर ही पड़ी रहेगी, सीरम में कैल्शियम नहीं आएगा, तो सीरम कैल्शियम विल बी नॉर्मल। मेटास्टेटिक में लिविंग या नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट हो रहा है, तो वो ब्लड में से घूमती रहेगी, तो सीरम कैल्शियम उसमें बढ़ जाएगा। डिस्ट्रॉफिक में ऑर्गन में जाके डिपॉजिट हो रही है, तो ऑर्गन डिसफंक्शन कर देगी। मेटास्टेटिक में मोस्टली इसका ब्लड में काम होता है कैल्सिफिकेशन का, तो कुछ डिसफंक्शन ज़्यादा एविडेंट नहीं होता। डिस्ट्रॉफिक वाले इज नॉट रिवर्सिबल, लेकिन मेटास्टेटिक कैन बी रिवर्स्ड। डिस्ट्रॉफिक का कोर्स क्या है, इन्फाक्ट हो रहा है, हिमाटमा है, नेक्रोसिस है, डेड पैरासाइट है, ट्यूमर है, उन सब पे डिस्ट्रॉफिक होती है। मेटास्टेटिक क्या है कि ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, विटामिन D रिलेटेड डिसऑर्डर, विटामिन A टॉक्सिसिटी, या फिर मिल्क एल्कली सिंड्रोम। तो ये वही देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन कि क्या था, ट्यूबरक्युलेट और लेप्रोमेटस लेप्रोसी में डिफरेंस। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी का हमने पढ़ा था कि होता क्या है, इसमें फोमी सेल्स दिखेंगे हमें डर्मिस में, जिसे लेप्रा सेल्स कहते हैं, जिनमें एसिड फास्ट बेसिलाई होगी, और ये एपिडर्मिस को इन्फिल्ट्रेट नहीं करते। अब हम ये देखते हैं, तो वही पहले लेप्रोमेटस से देखते हैं। तो लेप्रोमेटस में क्या है, स्किन के लीजन्स होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, मल्टीपल होंगे, हाइपोपिगमेंटेड और मैक्यूलोपैपुलर। इनमें लेप्रोमिन टेस्ट इज नेगेटिव, इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड, और जो लेप्रा सेल्स है
इन लेप्रा सेल में वही सिगरेट इन पैक अपीयरेंस है, पैरेलली अरेंज्ड है। और जो लेप्रा सेल्स है डर्मिस में होते हैं और डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में क्लियर जोन होता है। अब हम आते हैं ट्यूबरक्यूलेट पे। ट्यूबरक्यूलेट क्या होता है, एसिमेट्रिक है, मैक्युलर है, एरिथमेटस है और ये भी हाइपोपिगमेंटेड है। सिंगल हो सकता है या थोड़े से ज़्यादा स्किन लीजन्स हो सकते हैं। इनमें लेप्रोमिन टेस्ट इज पॉजिटिव, इम्यून रिस्पॉन्स इज गुड। एंड जो लेप्रा है उसमें क्या था, पैरेलली अरेंज थे, इसमें ग्रैन्युलर या फिर बीडेड फॉर्म में होंगे। और इनमें क्या है, ग्रैनुलोमा के जैसे दिखेगा, हार्ड ट्यूबरकल होता है और क्लियर जोन कोई नहीं दिखता। तो मतलब थोड़े से एपिडर्मिस में भी होते हैं, तो इसीलिए स्किन लेप्रोमिन टेस्ट क्या है, स्किन से सैंपल लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। फिर क्या आते हैं हम वाइट एंड रेड इन्फेक्ट पे। तो वाइट इन्फेक्ट है मतलब कि वाइट इन्फेक्ट कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स में दिखता है, जैसे किडनी, हार्ट, स्प्लीन, जिनके हमने ग्रोथ में देखे थे। और रेड वाला सॉफ्ट में दिखता है, जैसे कि लंग्स और इंटेस्टाइन। वाइट इन्फेक्ट होता है जब आर्टीरियल ऑक्लूजन हो तो कुछ आ ही नहीं रहा। रेड इन्फेक्ट होता है जब वीनस ऑक्लूजन हो, वीनस आर्टीरियल दोनों ही हो सकता है इसमें, लेकिन वीनस इज मोर कॉमन। और वाइट होता है जिनमें डुअल ब्लड सप्लाई हो जिन ऑर्गन्स में, और रेड है जिनमें एंड आर्टीरियल सप्लाई हो। फिर हम आता है ग्रैन्युलोमा, ग्रैन्युलेशन टिश्यू में। तो ग्रैन्युलोमा क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में वो बनता है सारा ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या है, और टिश्यू रिपेयर में जब हीलिंग होती है अक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद, तो उसमें ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है। ग्रैन्युलोमा क्या है, सर्कमस्क्राइब टाइनी लीजन जिसमें देयर आर एपिथेलियोइड सेल्स विच आर मॉडिफाइड मैक्रोफेज, और उसकी पेरिफेरी में होते हैं लिम्फोइड सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। ग्रैन्युलेशन टिश्यू में क्या है कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू से कहते हैं कि जब एंजियोजेनेसिस होती है अक्यूट इन्फ्लेमेशन की साइड पे, और जब नेक्रोटिक डेब्री क्लियर होती है और फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है ग्रैन्युलोमा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के बाद होता है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू किसी भी इंजरी के बाद एक टिपिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ग्रैन्युलोमा से डैमेज होता है होस्ट को, ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज नॉट पैथोलॉजिकल। ग्रैन्युलेशन टिश्यू में सारे ब्लड वेसल दोबारा बन जाए, फाइब्रस टिश्यू बन जाए, तो सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन होती है। ग्रैन्युलोमा में प्रोलिफरेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ग्रैन्युलोमा में क्या होता है, बीच में एपिथेलियोइड सेल होते हैं, जाइंट सेल होते हैं, हिस्टियोसाइट होता है, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट होता है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू में